हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप हमेशा की तरह स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और साथ ही साथ ज़बरदस्त भी होंगे। चलिए, आज फिर एक बार मैं अशोक सर आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल पर, जिसका नाम है हिंदी प्रेमी अशोक। चलिए, आज एक नया पाठ और इस पाठ की शुरुआत हम करने वाले हैं कक्षा 10वीं के लिए। लेकिन पाठ शुरू करने से पहले आज के इस दिन की आप सभी को, अर्थात मेरे सभी प्रिय छात्र, मेरे अभिभावक और मेरे सभी शिक्षक मित्र, आप सभी को इस फ्रेंडशिप डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। चलिए, बिल्कुल इस समय नहीं गवाते और इस पाठ की शुरुआत करते हैं। आज का पाठ बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही सुंदर है और जिसे पढ़ते समय हमें यह ज्ञात होगा कि अगर कोई व्यक्ति कुछ करना चाहे तो क्यों नहीं कर सकता। बिल्कुल कर सकता है। अगर आपकी इच्छा जो है वो कैसी होनी चाहिए, तो दृढ़ संकल्प होना चाहिए। आपकी इच्छा शक्ति ज़बरदस्त होनी चाहिए। अगर वो है तो आप कुछ भी कर सकते हो। और इसी का एक उदाहरण हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। किसके माध्यम से? शैलेंद्र के माध्यम से। तो आज के इस पाठ का नाम है तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र। सबसे पहले आप सभी छात्र इस बात को एकदम ध्यानपूर्वक सुनिएगा, क्योंकि कई बार हमारे मन में किसी प्रकार का संदेह होता है कि इस पाठ के लेखक कौन हैं, है ना। पाठ शैलेंद्र जी के बारे में है, लेकिन इस पाठ के लेखक हैं प्रहलाद अग्रवाल। कई बार मैंने ये देखा, इस दुविधा में हमारे छात्र हैं कि वे, जब हम उनको राइटर पूछते हैं कि किसने लिखा है, तो वो शैलेंद्र कहते हैं, है ना। तो पाठ शैलेंद्र के बारे में है और लिखा है प्रहलाद अग्रवाल ने। ठीक है, इस बात को पहले क्लियर कर लीजिएगा। फिर ये तीसरी कसम क्या है? तो ये तीसरी कसम बहुत ही सुंदर एक चलदृश्य अर्थात एक मूवी है, एक फीचर फिल्म है, जिसके बारे में आज हम इस पाठ में पढ़ने वाले हैं। तो ऐसी क्या बात हुई कि राइटर को कक्षा 10वीं के बच्चों के लिए एक मूवी या फिर एक जो भी फिल्म है उसके बारे में बताने की ज़रूरत पड़ी। उसका कारण था हमारे बहुत ही प्रतिभावान गीतकार, जिसका नाम था शैलेंद्र। ठीक है, तो शैलेंद्र जी ने इस तीसरी कसम इस फिल्म का निर्माण किया। अब फिल्म का निर्माण करना आसान नहीं है, क्योंकि जब किसी फिल्म का निर्माण किया जाता है तो जो दिमाग है ना, एक निर्माता का दिमाग और एक कवि और गीतकार का दिमाग, इसमें बहुत ज़्यादा अंतर है। वही अंतर हमें इस पाठ में देखना है कि शैलेंद्र जी ने कौन कौन सी समस्याओं का सामना किया। क्या एक गीतकार कोई अच्छी मूवी बना सकता है? क्योंकि गीतकार हृदय से सोचते हैं और फिल्म निर्माता दिमाग से सोचते हैं। फिल्म निर्माता जो होते हैं उनके दिमाग में केवल और केवल व्यवहार होता है, जिसमें प्रॉफिट और लॉस, है ना, नफ़ा और नुकसान की बात होती है। और गीतकार हमेशा हृदय से लिखते हैं, उसे अनुभव करते हैं और अपनी इस अनुभूति को लोगों तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा शैलेंद्र जी को, और प्रहलाद अग्रवाल ने हमें बहुत अच्छी तरीके से वह सारी बातें हमारे समक्ष रखी हैं। चलिए, इस पाठ को हम लाइन टू लाइन नहीं समझ रहे हैं, लेकिन इस पाठ की पूरी कथावस्तु को हम एक अच्छी तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, जिससे पूरा पाठ आपको समझ में आ जाए। पहले तो याद रखिएगा कि पाठ की शुरुआत होती है, संगम नाम की मूवी आई, और इस संगम नाम की मूवी ने क्या किया, तो एक रिकॉर्ड बना लिया। बहुत ही सुपर डुपर हिट इस प्रकार की मूवी रही। और जब ये मूवी बहुत ही ज़्यादा सफलता उसने पाई, तो राज कपूर शोमैन उस समय के, उनके मन में एक आत्मविश्वास सा छा गया और उन्होंने लगभग 4 फिल्मों के निर्माण की घोषणा कर दी। कौन सी 4 निर्माण वो मूवीज़ थी? याद रखिएगा। संगम की अद्भुत सफलता पाने के बाद उन्होंने मेरा नाम जोकर, अजंता, सत्यम शिवम सुंदरम और मैं और मेरा दोस्त, है ना, इन 4 फिल्मों की घोषणा उन्होंने कर दी। अब उन्हें नहीं पता था
क्या नहीं पता था कि किसी एक मूवी का एक पार्ट बनाने में उनको 6 साल लगेंगे, ये उनको अंदाज़ा नहीं था। बहुत सारा समय लगा, स्पेशली कौन सी मूवी के लिए, मेरा नाम जोकर के लिए लगभग 6 साल का समय लगा एक उसका पार्ट बनाने के लिए। और उसी समय 1966 में एक मूवी प्रदर्शित होती है जिसका नाम है तीसरी कसम। अब तीसरी कसम ये जो मूवी बनती है ना, उसका इतिहास बहुत बड़ा है, क्योंकि एक ऐसा इंसान जिसने कभी भी इससे पहले कोई फिल्म नहीं बनाई, जिसको किसी प्रकार का अनुभव नहीं है फिल्म बनाने का, वह इंसान इस फिल्म को बनाने की कोशिश करने वाला है। ठीक है, तो इस पार्ट में हमें वही समझना है। तो याद रखिएगा शैलेंद्र का व्यक्तित्व कैसा है। तो शैलेंद्र अत्यंत सरल है ना स्वभाव के व्यक्ति है, बहुत ही सरल व्यक्ति है। हाँ, मतलब जो उनके दिल में है वही दिमाग में है, इस प्रकार के व्यक्ति हैं। बड़े संवेदनशील है, जाहिर सी बात है, गीतकार है, हृदय से सोचने वाले हैं, तो हर चीज़ को वे क्या करते हैं, अनुभव करते हैं, चाहे दुख हो चाहे खुशी हो, तो वो संवेदनशील इस प्रकार के व्यक्तित्व है और कवि हृदय है, जिसके कारण वे सभी भावनाओं को ना केवल समझते हैं बल्कि दूसरों को समझाते भी हैं। ठीक है, इसलिए वे एक हम कह सकते उम्दा व्यक्तित्व के रूप में हमारे सामने आते हैं। अब गीतकार के रूप में वे एक सफल माने जाते हैं, बहुत अच्छे गीतकार थे शैलेंद्र, बहुत अच्छे गीतकार थे, एक सफल गीतकार जिन्होंने उस समय इतने अच्छे गीत लिखे जो कि बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय रहे। ठीक है, जिसमें आवारा मूवी हो, जिसमें श्री 420 हो, जिसमें संगम है, सत्यम शिवम सुंदरम है, मेरा नाम जोकर, बहुत सारी मूवीज़ हैं जिसमें उन्होंने गाने लिखे। ठीक है, अब यहाँ पर याद रखिएगा, कई बार एक प्रश्न पूछा जाता है कि उन्होंने ये सपना क्यों देखा, तीसरी कसम फिल्म बनाने का सपना। तो ऐसा कहा जाता है उनके बारे में कि उनको कहा गया कि आप ये फिल्म नहीं बना सकते। ठीक है, क्योंकि फिल्म बनाना ये अलग चीज़ है, आप एक गीतकार हो। तो ये सबको दिखाना चाहते थे कि एक कवि हृदय इंसान भी एक फिल्म बना सकता है और अपनी कविता को, अपनी कहानी को, अपनी जो भी रचना है उसको वो रील पर उतार सकता है। तो ये दिखाने के लिए उन्होंने सपना देखा और वो सपना उन्होंने पूरा किया। अब निर्माण के दौरान उनको बहुत सारी कठिनाइयाँ आई। क्यों कठिनाइयाँ आई? उसका पहला कारण अनुभव की कमी। फिल्म और कविता ये दो अलग अलग पहलू है, तो जिसके कारण उनको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, ये भी हमें इसमें देखने को मिलता है। और आर्थिक संकट, क्योंकि वे फाइनेंशियली इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थे, लेकिन उन्होंने सबकी मदद से वो अपना कार्य शुरू किया और उसमें सफलता पाई। अब देखिएगा, मैं थोड़ा इस फिल्म के बारे में आपको बताता हूँ कि ये इस पाठ में क्या बताने की कोशिश की है। सबसे पहले प्रहलाद अग्रवाल जी हमें ये बताते हैं कि ये मूवी, ये फिल्म कब आई और कब चली गई लोगों को नहीं पता चला। कारण क्या था? कारण था कि इस फिल्म की जो मार्केटिंग है वह उस तरीके से नहीं हो पाई जिस तरीके से होनी चाहिए थी। हालांकि इसमें नामजद सितारे थे, नामजद यानी लोकप्रिय सितारे थे। कौन थे? तो इसमें थे राज कपूर, जो कि उस समय के शोमैन थे। इसमें थी वहीदा रहमान, जो कि उस समय की एक सुपरस्टार अदाकारा थी, जो इस फिल्म में हमें देखने को मिलती है। साथ ही साथ इस फिल्म के जो संगीतकार हैं जय किशन साहब, वो बहुत ही लोकप्रिय संगीतकार थे। तो इनके साथ काम करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी, जो इन्होंने यानी शैलेंद्र जी ने यहाँ पर क्या कर ली, तो चुनौती का सामना किया। ठीक है, चलिए तो आगे चलकर जब शैलेंद्र जी ने ये डिसाइड किया कि वो फिल्म बनाएंगे, तब वे पहले राज कपूर जी के पास जाते हैं। हालांकि राज कपूर जी से उनका थोड़ा रिश्ता है दोस्ती का, ठीक है ना, तो जिसके कारण वो पहले उनके पास जाते हैं और उनको सुनाते हैं कि ये वो इस प्रकार की फिल्म बनाना चाहते हैं। तो उसकी जो पटकथा है यानी स्क्रिप्ट है, वे उनको सुनाते हैं। तो जैसे ही राज कपूर उनकी वो पटकथा सुनते हैं, तो मजाकिया अंदाज में वो कहते हैं कि मैं अपना पेमेंट एडवांस में लूँगा। जब वे ये बात कहते हैं कि वो अपना पेमेंट एडवांस में लेंगे, तब उन्हें बड़ा दुख होता है, बहुत दुख होता है कि मेरा दोस्त मुझसे पहले पैसे की बात करता है। और उससे के कुछ ही समय के बाद राज कपूर क्या हो जाते हैं, तो हंसते हुए बात बताते हैं कि मुझे एडवांस के रूप में कितने पैसे चाहिए? 1 रुपया चाहिए, यही मेरा एडवांस होगा। तो यहाँ पर एक अच्छी दोस्ती की मिसाल भी देखने को मिलती है।
राज कपूर एक अच्छे दोस्त होने के नाते वे शैलेंद्र जी को इस बात से आगाह भी करते हैं आने वाले खतरे, क्योंकि अगर फिल्म सफल नहीं हुई तो आपको किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये सारी बातें शैलेंद्र जी को राज कपूर साहब पहले बताते हैं और फिर वे इस मूवी में अभिनय करने के लिए तैयार होते हैं। इस मूवी में देखिएगा, बहुत सुंदर बात मुझे यहाँ पे अच्छी लगी। राज कपूर जो कि एक बड़ा व्यक्तित्व है, एक शोमैन है, फिल्म इंडस्ट्री में जिनका नाम है, उनकी एक अलग पहचान है, लेकिन उन्होंने इस फिल्म में एक ग्रामीण और देहाती जीवन को हमारे समक्ष रखा। जब वो हमारे सामने रखा तो याद रखिएगा, उनके अंदर का राज कपूर कहीं गायब हो गया और उनके अंदर जो चरित्र उनको दिया गया हीरामन, वो इस हीरामन को जिए और इतना जिए कि लोग उनके अंदर का राज कपूर भूलकर उन्हें हीरामन के नाम से जानने लगे। मतलब ये कि यह फिल्म, यह रोल इतना ज़्यादा प्रभावी था कि लोग राज कपूर को भूलकर हीरामन को याद रखने लगे। एक ग्रामीण देहाती तांगे वाला जो भूमिका यहाँ पर निभाई, वे इतनी प्रभावी तरीके से उन्होंने निभाई। इसलिए राज कपूर जी को पूछा जाता है कि आपके जीवन की सबसे लोकप्रिय भूमिका, या फिर आपको क्या लगता है कि आपके हिसाब से कौन सी भूमिका है जो कि बहुत ही अच्छी रही। तो राज कपूर साहब बड़ी फ़ख्र के साथ अनुभव करते हुए बताते हैं कि मेरे जीवन का सबसे उम्दा रोल, एक बहुत बड़ी भूमिका तीसरी कसम वाली है। और इसलिए जब हीरामन उस कजरी नदी के किनारे वहीदा रहमान जी से पूछते हैं कि मन समझती हैं ना आप, तब वहीदा रहमान बिना कुछ बोले जो अपनी आँखों से अभिनय करती है, तो प्रहलाद अग्रवाल कहते हैं कि उसके लिए अगर शब्द लिखते ना तो वो शब्द कम पड़ते। इतना गहरा और इतना अच्छा अभिनय वहाँ पर वहीदा रहमान के द्वारा भी किया गया। लोग वहीदा रहमान को भी भूल गए और उसने जिस चरित्र को निभाया हीराबाई, उस चरित्र को लोगों ने याद रखा। वो सस्ती सी छींट की साड़ी में पहनी वह हीराबाई यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। जब हीराबाई उस क्या कहते हैं टप्पर गाड़ी में बैठकर जब चलती है, जब बच्चों का हुजूम उनके पीछे चलता है, तब वो हीराबाई लोगों के दिल में याद रहती हैं। वहाँ पर याद रखिएगा, चाहे वो हीरामन जो वहाँ पर बहुत अच्छे गीत हैं तीसरी कसम के अंदर, वो गीत दर्शकों को याद रहते हैं। और जब याद रखिएगा, शैलेंद्र जी के बारे में एक अच्छा उदाहरण इस पाठ में दिया है, वह ये, जब श्री 420 का एक गाना हुआ था। कौन सा गाना? प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। जब ये गाना वहाँ पर बनाया गया, ठीक है, तो उस गाने में एक लाइन थी कि रातें दसों दिशाएं कहेगी अपनी कहानियाँ, ठीक है। तो उस समय के बहुत बड़े संगीतकार जयकिशन जी ने इस बात पर आपत्ति जताई कि दर्शक जो होते हैं ना, वे 4 दिशाएं समझ सकते हैं लेकिन 10 दिशाएं नहीं समझ पाएंगे। जब ये बात उन्होंने शैलेंद्र जी को बताई तो शैलेंद्र जी ने यह बात कहकर इस बात को टाल दिया कि क्या बताया कि उपभोक्ता यानी दर्शक के अनुसार हमें नहीं बनाना है, हमें अपने मन की बात उन तक पहुंचानी है और वो प्रभावी तरीके से पहुंचानी है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि शैलेंद्र को अगर लगता कि मैं जो कर रहा हूं वो बिल्कुल सही है, तब वे बड़े ही कह सकते हैं आत्मविश्वास के साथ उसका सामना भी करते थे, जो कि उस समय असंभव था जयकिशन जी जैसे बड़े संगीतकार के सामने उनको कहना। और उन्होंने गाने के बोल नहीं बदले, उन्होंने वैसे रखे। अब ये जो मूवी है वो जब इसमें पर्दे पर आई, कब चली गई लोगों को नहीं पता चला, क्योंकि वे इस फिल्म को ख़रीदार नहीं मिले। ख़रीदार ना मिलने के कारण भी थे, क्योंकि जो मार्केटिंग है, जो प्रमोशंस होते हैं, वे करने के पीछे अनुभव की आवश्यकता होती है, जो कि शैलेंद्र जी के पास नहीं थी। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि शैलेंद्र ने एक फिल्म नहीं बनाई तो कैमरे पर एक कविता लिखी, और यह कविता को वही समझ सकता है जिसके पास हृदय है।
इसलिए जो दर्शक इस मूवी को देखने उस थिएटर में गए वे भी हृदयवान थे, ऐसा प्रहलाद अग्रवाल जी का कहना है। ठीक है, वास्तव में याद रखिएगा ये जो फिल्म है ये फणीश्वर नाथ रेणु की एक कहानी मारे गए गुलफाम पर आधारित है। जब शैलेंद्र जी ने उसको देखा, सुना, पढ़ा, तब उन्होंने यही सोचा कि मैं इसे पर्दे पर उतारूंगा, और इसलिए बताया जाता है कि तीसरी कसम सेलुलाइड पर लिखी गई ये कविता है। इस मूवी के लिए याद रखिएगा, इस मूवी के लिए कुछ पुरस्कार भी मिले। जैसे अगर पुरस्कारों की बात करें तो बंगाल फिल्म एसोसिएशन, जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा भी इस फिल्म को पुरस्कार मिला गया। उसके बाद मॉस्को फिल्म फेस्टिवल में भी इस फिल्म को क्या किया, नवाजा गया, और साथ ही साथ राष्ट्रपति स्वर्ण पदक से भी ये फिल्म पुरस्कृत रही है। हालांकि फिल्म ज़्यादा नहीं चली, लेकिन इस फिल्म में जो दिखाया गया वह भावनाओं से भरे था, जिसको समझना एक सामान्य व्यक्ति को आसान नहीं था। और इसीलिए यह फिल्म एक संवेदनशील फिल्म बनी, एक कवि की कविता बनी, और एक ऐसा जीवन बना जहाँ पर राज कपूर जैसा बड़ा सितारा, वहीदा रहमान जैसी बड़ी नामजद अभिनेत्री क्या कही तो अपनी खुद की पहचान भूलकर हीरामन और हीराबाई बनकर वे क्या करती हैं, हमारे समक्ष आती हैं। और बहुत ही सुंदर सुंदर गाने हमें इस तीसरी कसम के माध्यम से देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यह जो तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र है, इसमें आप याद रखिएगा कि हमने क्या देखा, शैलेंद्र का व्यक्तित्व देखा जो कि सरल और संवेदनशील था। फिर हमने देखा कि एक गीतकार के रूप में शैलेंद्र बड़े सफल थे, हालांकि एक निर्माता के रूप में वे इतने सफल नहीं हो पाए। और तीसरी कसम यह हमें संदेश देती है, यह पाठ हमें यह संदेश देता है कि अगर आपके अंदर आत्मविश्वास है, कुछ करने की चाहत है, तो आप कुछ भी कर सकते हो, जिसका उदाहरण यहाँ पर शैलेंद्र जी हैं। जहाँ पर लोग राज कपूर को नहीं हीरामन को याद रखे, वहीदा रहमान को नहीं हीराबाई को याद रखे, अर्थात इस कहानी में इतनी ताकत थी, यह फिल्म इस प्रकार की थी। और इस प्रकार से यह फिल्म भले ही सुपरहिट ना हुई, लेकिन लोगों के हृदय पर इसने राज किया, और हमारे राज कपूर जी के जीवन की सर्वोत्तम भूमिकाओं में से एक भूमिका उन्होंने हीरामन इस चरित्र को कहा। और इस प्रकार से यह पाठ हमें संदेश देता है। हालांकि इस पाठ को हम लाइन टू लाइन समझे तो बहुत सारा समय इसमें लग सकता है, किंतु बहुत ही संक्षिप्त तरीके से मैंने इस पूरे पाठ का सारांश आपके समक्ष रखा। आशा करता हूं कि आपको यह सारांश समझ में आया होगा। जो भी परीक्षा में आवश्यक है वह सभी बातें आज के इस क्लास में आपको देखने को मिलेगी, इसलिए आप इसे ध्यान से पढ़ें, ध्यान से समझें, और कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, और आपके उत्तर के साथ हम आपके समक्ष फिर एक बार उपस्थित हो जाएंगे। लेकिन अगले क्लास से पहले मैं आज यहाँ पर लेता हूँ विदा, इस वादे के साथ कि हम फिर मिलेंगे, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।